Hello friends, today we will discuss about in this video nuclear fission। तो देखिए फ्रेंड्स, इन 1932 जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी की। इसके बाद से ही वे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो गई, जिसके ऊपर हम डिफरेंट एलिमेंट्स के ऊपर हम न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कराते हैं, मतलब कि न्यूट्रॉन्स का रेडिएशन कराते हैं। तो बहुत सारी रेडिएशन एक्सपेरिमेंट्स स्टार्ट हो गई, जिसमें से अलग अलग तरह के सैंपल्स लेकर न्यूट्रॉन्स की बम्बार्टमेंट कराई गई। तो ऐसे ही एक दिन 1938 में हाहन एंड स्ट्रासमस ने क्या देखा, उन्होंने स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाया यूरेनियम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के ऊपर। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई यूरेनियम जो था वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया। इट मीन्स स्प्लिट इनटू बेरियम एंड क्रिप्टॉन। और साथ ही साथ इस रिएक्शन में 3 न्यूट्रॉन्स भी निकले और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी निकली। तो आइए पहले हम रिएक्शन को देखते हैं, फिर न्यूक्लियर फिजन क्या होता है जानेंगे। इन 1938 हाहन एंड स्ट्रासमस ने यूरेनियम का एक सैंपल लिया, जो कि यूरेनियम 235 इसका मास नंबर है और इसका एटॉमिक नंबर है 92। तो इसके ऊपर जो है स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स जो है फॉल करवाया गया और इन्होंने देखा कि ये स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। बेरियम का एटॉमिक नंबर जो था वो 56 है और क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, और बेरियम का जो मास नंबर था वो 141 है और जो क्रिप्टॉन का मास नंबर आया वो 92। और साथ ही साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन्स भी निकले और साथ ही साथ बहुत सारी एनर्जी भी रिलीज हुई, जो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर थी। इस रिएक्शन के अंदर जो है बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किसी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर न्यूट्रॉन्स को फॉल करवाते हैं तो वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। इसी प्रोसेस को स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस बोलते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस इनटू लाइटर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो फ्रेंड्स, ये जो एनर्जी रिलीज हुई है किस फॉर्म में अपीयर होगी, थोड़ी सी एनर्जी जो होगी वो कुछ पार्ट्स में जो है रिलीज होएगा एनर्जी के फॉर्म में, दैट विल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 2 फ्रेगमेंट्स। ये 2 फ्रेगमेंट्स में बढ़ गए और ये काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ रिलीज करेंगे। ये हमारे मतलब जो हमारे प्रोडक्ट्स में फ्रेगमेंट्स बने हैं वो लाइटर न्यूक्लियाई बने हैं। ये जो है ये लाइटर न्यूक्लियाई स्प्लिट होकर के लाइटर न्यूक्लियाई बनाए, जो कि काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। कुछ पार्ट्स इसका न्यूट्रॉन्स एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। ये जो न्यूट्रॉन्स निकले हैं ये न्यूट्रॉन्स एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होंगे, और ये जो एनर्जी निकली है, ये जो एनर्जी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन के वोल्ट जो निकली है बराबर, ये गामा रेडिएशन शो करेगा। तो फ्रेंड्स, सवाल ये बनता है कि इस प्रोसेस में इतनी एनर्जी रिलीज क्यों हुई। तो पहले मैं बता दूं आपको, न्यूक्लियर रिएक्शन जो होता है वो केमिकल रिएक्शन से अलग होता है। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड के इक्वल होता है उसका मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2। तो जब ये रिएक्ट करते हैं तो CO2 बनाते हैं। कार्बन का जो मास नंबर होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन 16। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ से 2 पर मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ पर कितना आएगा, 12 प्लस 2 इंटू 16। यहाँ पे 44 आ रहा है और यहाँ पे भी 44 आ रहा है। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस रिएक्शन है। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड भी इक्वल है और प्रोडक्ट साइड भी इक्वल है। जबकि न्यूक्लियर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, मास कंजर्व नहीं रहता है न्यूक्लियर रिएक्शन में। जब यूरेनियम हैवी न्यूक्लियाई स्प्लिट होता है तो लाइटर न्यूक्लियाई में स्प्लिट हो जाता है। जो इसका प्रोडक्ट मास होता है वो रिएक्टेंट मास से कम रहता है। इट मीन्स मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब कि न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, मास ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। अगर हम 10 ग्राम, मान लीजिए यूरेनियम 10 ग्राम हम लेते हैं, 10 ग्राम लेते हैं, मान लीजिए ये 10 ग्राम हम यूरेनियम लेते हैं और
10 ग्राम यूरेनियम लेते हैं, उसके बाद इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमको जो रिएक्शन मिलेगा वो 9.8 मिलेगा, 9.8 ग्राम मिलेगा या तो 9.7 ग्राम मिलेगा। तो क्या हो रहा है कि रिएक्टेंट जो है वो ज़्यादा है, प्रोडक्ट जो आ रहा है वो कम आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मास ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन मास ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ 10 ग्राम हम लोगों ने यूरेनियम का जो है रिएक्ट कराया, तो हमने देखा 9.8 ग्राम मिल रहा है या 9.7 ग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मास का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? मास का लॉस हो रहा है, कुछ ना कुछ यहाँ पे मास जो है वो डिसअपीयर हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं मास डिफेक्ट। क्या बोलते हैं? मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को कैसे निकालते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। मास डिफेक्ट को हम लोग डेल्टा एम से डिनोटेड करते हैं, इसे डिनोटेड करते हैं डेल्टा एम से। तो मास ऑफ डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर हम मास ऑफ रिएक्टेंट में से मास ऑफ प्रोडक्ट को माइनस कर देंगे तो हमारा डेल्टा एम निकल के आएगा, जो कि होता है मास डिफेक्ट। अब आइंस्टीन मास इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में बात करें तो वो होता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो ये मास आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमें क्या बताता है कि मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो जो यहाँ मास डिसअपीयर हुआ है इसको मास डिफेक्ट बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मास डिफेक्ट। वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि एक हमारे जो मास है वो एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। मान लेते हैं कि 1 किलो मास डिफेक्ट है, 1 kg मास डिफेक्ट है। तो हम इस पे अप्लाई करते इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पे इज इक्वल टू, ये हमने कितना है, मास डिफेक्ट कितना है 1 kg, 1 इंटू सी क्या है? कांस्टेंट, लाइट ऑफ स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। कितना है? 3 इंटू 10⁸ मीटर स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? ब्रैकेट लगा देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 3 इंटू 10⁻16 और यहाँ होगा 9 इंटू 10⁻16 जूल। इतनी एनर्जी हमको मिल रही है। क्या मिल रहा है? इतनी एनर्जी हमको मिल रही है। तो 1 kg मास में इसका एनर्जी इक्विवेलेंट कितना हो रहा है? 9 इंटू 10⁻16 जूल के बराबर आ रहा है। ये जो एनर्जी निकली है ये हम दो तरीके से यूज़ कर, तो फ्रेंड्स ये जो हमारी एनर्जी रिलीज़ हुई है, निकली है, ये इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हमारे निकले हैं यूरेनियम के रिएक्शन में, इसको हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? एक होता है अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे ये 3 न्यूट्रॉन्स यहाँ से निकले, एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं रफ पेज पे। मान लीजिए कि ये एक मैंने रिएक्शन कराया यूरेनियम का, इस पर हमने न्यूट्रॉन पार्टिकल, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन पार्टिकल हमने इस पर बम्बार्टमेंट कराया, तो इसमें यूरेनियम क्या हुआ? रिएक्ट किया और 3 न्यूट्रॉन्स में क्या हुआ? रिलीज़ हो गए। 3 न्यूट्रॉन्स जब यहाँ से ये निकले तो 3 न्यूट्रॉन्स क्या निकले, तो फिर ये आगे जा करके 3 यूरेनियम को फिर से रिएक्ट करेंगे। अब ये यूरेनियम को फिर से जब 3 यूरेनियम को रिएक्ट करेंगे ये 3 पार्टिकल्स, तो एक यूरेनियम से फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, उसके इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, फिर इस तरीके से इसमें से भी 3 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। फिर ये जो है इसमें से क्या करेगा? इसमें से भी फिर ये यूरेनियम जब रिएक्ट करेगा तो 3 यूरेनियम ये न्यूट्रॉन्स जो रिएक्ट करेगा फिर से ये 3 यूरेनियम का रिएक्शन करेंगे, फिर इसमें से 3 पार्टिकल्स जो है निकलेंगे। इस तरीके से क्या होगा? प्रोसेस बढ़ते चले जाएंगे, मल्टीपल्स ऑफ 3 बढ़ते चले जाएंगे। तो 3 और यूरेनियम का न्यूक्लियाई करेंगे, फ्यूजन करेंगे। इस केस में क्या होगा? 3 मल्टीपल्स 9 से न्यूट्रॉन्स मिलेंगे, 9 न्यूट्रॉन्स आगे जा करके 9 और न्यूक्लियाई का फ्यूजन करेंगे। तो 9 इंटू 3 27 न्यूक्लियाई हमको मिलेंगे। मतलब ये जो 3 के पावर है न्यूट्रॉन्स के बढ़ते चले जाएंगे ऐसा करने के, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्टारमन्स प्रोसेस। और ये जो स्टारमन्स प्रोसेस होगा ये बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में होगा। इतने कम टाइम में बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी, बहुत सारी एनर्जी जनरेट हो जाएगी। और ये जो मतलब प्रिंसिपल बनता है इसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर चेन रिएक्शन।
और यह जो है प्रिंसिपल होता है एटम बम में यूज़ किया जाता है। इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके एटम बम को यूएसए ने बनाया था और जापान के ऊपर 1945 में गिराया था। तो फ्रेंड्स, पहला जो है एटम बम जो यूएसए ने गिराया था वो जापान के हिरोशिमा में गिराया था। 6 अगस्त 1945 में पहला एटम बम गिराया गया था इसी प्रोसेस को यूज़ करके। और दूसरा एटम बम गिराया गया था यूएसए के द्वारा 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी के ऊपर। उसके बाद से आज तक एटम बम यूज़ नहीं हुए, जबकि हर एक देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं बहुत। और जब ये एटम बम गिराए गए थे तो बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान हुआ था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। आज तक इसके साइड इफ़ेक्ट दिखाई देते हैं, क्योंकि ये जो हमारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, इसमें ये जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स बनते हैं। रेडियो एक्टिव प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो रेडिएशंस को रिलीज़ करते हैं, मतलब अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस को क्या करते हैं, इमिट करते हैं, जो कि बहुत हार्मफुल होती है। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर वेपन्स में यूज़ किया जाता है अनकंट्रोल्ड वे में, अगर हम इसे आगे बढ़ने दें तो। और इसका दूसरा तरीका भी है यूज़ करने का, मतलब पीसफुल तरीके से यूज़ कर सकते हैं बिजली बनाने के लिए। कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये जो हमारे 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं इनमें से 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लीजिए बाय यूजिंग कैडमियम एंड बोरॉन रॉड, और सिर्फ एक न्यूट्रॉन्स को आगे जाने दें। और ये न्यूट्रॉन्स आगे जा कर के एक यूरेनियम का फिजन करेंगे, इनमें से 3 न्यूट्रॉन्स मिलेंगे। फिर से ये जो 2 न्यूट्रॉन्स हैं इसको फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाए और फिर से एक न्यूट्रॉन्स को आगे जाने दें। इस रिएक्शन में जो एनर्जी होगा वो कंट्रोल्ड होगा। देखिए किस तरीके से होगा। मान लीजिए कि हमने एक यूरेनियम लिया और रिएक्ट कराया स्लो मूविंग न्यूट्रॉन से, तो इसमें से 3 जो है न्यूट्रॉन्स निकले, 3 न्यूट्रॉन्स निकले। अब हम क्या करें कि इसको क्या कर रहे हैं कि कैडमियम और बोरॉन की रॉड लगा करके हम 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, एक न्यूट्रॉन्स को ही आगे जाने दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, एक ही यूरेनियम का फ्यूजन करेगा। तो इसमें से क्या होगा, एक यूरेनियम का फ्यूजन किया, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिले। जब ये 3 न्यूट्रॉन्स मिले तो फिर हम आगे जा करके कैडमियम और बोरॉन की रॉड लगा करके इसे एब्जॉर्ब कर ले, फिर से ये एक ही न्यूट्रॉन्स जो है आगे जाएंगे, फिर क्या करेंगे, यूरेनियम का फ्यूजन करेंगे, फिर से 3 न्यूट्रॉन्स इसमें से रिलीज होंगे। और इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रोसेस को यूज करते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। इसमें कंट्रोल प्रोसेस होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंडिया में अभी तक 7 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो कि एक अपने नरोरा यूपी में है। फ्रेंड्स, एक बहुत ज़रूरी बात बतानी है न्यूक्लियर फिजन के बारे में। जब हमने यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स बम्बार्ड कराए तो इसमें ये जो है 2 पार्ट में स्प्लिट हो गए, बेरियम और क्रिप्टॉन के। और क्या हमको हर बार बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि ये देखिए न्यूबेडियम और एंटीमनी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें क्या होगा, 4 न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स रिलीज होंगे और ढेर सारी एनर्जी भी रिलीज होगी। और दूसरा क्या मिल सकता है हमको, जेनॉन मिल सकता है और स्टेडियम भी मिल सकता है। इसमें 2 ही न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स रिलीज होंगे और ढेर सारी रेडियो एक्टिव्स जो है रेडिएशन रिलीज होगी। फ्रेंड्स, आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि यूरेनियम के ऊपर न्यूट्रॉन्स पार्टिकल्स ही क्यों बम्बार्डमेंट कराए गए, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को भी यूज कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वेरी लाइट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराएंगे इनमें बड़ी यूरेनियम के ऊपर, तो ये स्प्लिट ही नहीं कर पाएगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होगा। ये पॉसिबिलिटीज जो है स्प्लिट होने की वो ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे जो ये स्प्लिटिंग हो रहा है ये पॉसिबिलिटी बनेगी ही नहीं, ख़त्म हो जाएगा। प्रोटॉन्स के साथ प्रॉब्लम ये भी थी कि प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और प्रोटॉन्स का जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस के अंदर बहुत ज़्यादा है, 92। मतलब यूरेनियम के अंदर जो प्रोटॉन्स की मात्रा है वो 92 है, यूरेनियम 92। तो अगर प्रोटॉन्स पार्टिकल्स फॉल कराते हैं तो बहुत ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स लगेगा, प्रोटॉन्स जो हैं न्यूक्लियस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो बहुत मतलब कि जो होना चाहिए था स्प्लिटिंग वो करेगा ही नहीं। न्यूट्रॉन्स जो थे, अब मान लीजिए न्यूट्रॉन्स के पास क्या, न्यूट्रॉन्स यूरेनियम का स्प्लिटिंग कर सकता है, बट क्या हमें स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स लेने हैं। क्या लेने हैं हमें, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स नहीं लेने, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स लेने हैं। तो हमारे पास चॉइस है फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स और स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स की। अगर हम फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स करें तो ये न्यूक्लियस को भेद कर
चला जाएगा, मतलब रिएक्ट भी नहीं होगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे लिया जाए तो मान लीजिए कैरम बोर्ड की जो गीटियाँ होती हैं, गीटियों को एक के ऊपर एक मतलब लाइन से रख दीजिए। उसके बाद जो स्ट्राइकर होता है, स्ट्राइकर से तेज़ी से उसको स्ट्राइक करिए, मारिए, तो जो नीचे वाली गीटी होगी वो निकल के स्लाइड करके निकल जाएगी स्ट्राइकर के साथ, और बाकी गीटियाँ क्या होंगी, ऐसे नीचे आ जाएगी। तो इसी तरीके से यूरेनियम के ऊपर जब हम लोग फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराते हैं या फॉल कराते हैं, तो वो क्या करता है, सिर्फ यूरेनियम को भेद करके चला जाता है, रिएक्ट नहीं करता है। इसलिए हम लोग स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स को लेते हैं। तो अब आइए हम लोग बात करते हैं टॉपिक के बारे में, किस तरीके से नोट्स में लिखना है और क्या एग्ज़ाम में लिखना है। तो न्यूक्लियर फिजन, it is process of splitting of heavy nucleus into two nuclei of comparable masses that release of huge amount of energy। ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ प्रोसेस है हैवी न्यूक्लियस का, जो कि दो पार्ट में बट जाते हैं और बहुत सारी एनर्जी इसमें रिलीज होती है। इन 1938 हाहन एंड स्ट्रासमस डिस्कवर्ड दैट when uranium 92-235 is bombarded with thermal neutrons मूविंग एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैंने एक चीज़ आपको बताई नहीं, जो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स लेते हैं उनको बोलते हैं थर्मल न्यूट्रॉन्स, जिनकी एनर्जी होती है वो 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। तो जो हाहन्स और स्ट्रासमस ने 1938 में डिस्कवर्ड किया यूरेनियम के ऊपर स्लो मूविंग पार्टिकल्स जो है बम्बार्डमेंट कराए थर्मल न्यूट्रॉन्स के, और उन्होंने देखा कि ये स्प्लिट हो गया बेरियम और क्रिप्टॉन में। तो जो इमिशन हुआ, मतलब 3 न्यूट्रॉन्स निकले उसमें से, और जो है बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज़ हुई, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है एनर्जी पर फ्यूजन रिलीज़ हुई। दिस रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखिए इस रिएक्शन को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। यूरेनियम लिया गया, यूरेनियम के ऊपर क्या किया कि थर्मल न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया गया, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स का, तो ये स्प्लिट होकर के बेरियम और क्रिप्टॉन में क्या हुए, स्प्लिट हो गए, और 3 न्यूट्रॉन्स भी मिले और ढेर सारी एनर्जी भी मिली 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के, जो बराबर थी। The neutrons obtained after fission are secondary neutrons and Q is the amount of charge released in the fission। यहाँ पे ये जो 3 न्यूट्रॉन्स हमको मिले हैं ये क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, और Q जो है क्या है, वो रिलीज्ड एनर्जी है फ्यूजन होने के बाद। इन दिस रिएक्शन मास डिफेक्ट डेल्टा एम, हमने पिछले लेक्चर में जाना था मास डिफेक्ट के बारे में, जो कि डेल्टा एम से डिनोटेड किया जाता है। मास डिफेक्ट क्या होता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट कर देंगे तो हमको डेल्टा एम मिल जाएगा, जो कि इसके बराबर आता है 0.2153 AMU। इतना क्या है हमारा, ये क्या है, मास डिफेक्ट आया है डेल्टा एम। अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन, E इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, 0.2153 इंटू 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अप्रॉक्स 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हमको मिली है। द रिलीज्ड एनर्जी अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्यूजन फ्रेगमेंट्स। ये यहाँ पे ये जो रिएक्शन हुआ है, ये 2 फ्रेगमेंट्स में जो बटे हुए हैं, इसमें से जो एनर्जी रिलीज हुई वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगी। एंड द सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स एंड इन द फॉर्म ऑफ गामा रेज, in the form of gamma rays, each of the 3 neutrons produce cases an energy of about 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर ये जो हमारा 3 न्यूट्रॉन्स है रिलीज हुआ है, 3 न्यूट्रॉन्स, ये क्या है, हमारे सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं। क्या है, सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स हैं, और ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होगी, जो कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स। सच बीइंग वेरी फास्ट विदाउट केजिंग फर्दर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियाई। सॉरी, यहाँ पे जो है थोड़ा पसीने की वजह से इंक फैल गया है। न्यूक्लियाई इन ऑर्डर टू यूटिलाइज देम फॉर फर्दर फ्यूजन ऑफ यूरेनियम दे नीड टू बी स्लोड डाउन समहाउ। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारी 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रिलीज हुई है 3 न्यूट्रॉन से, तो ये क्या होता है कि फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स होते हैं। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को हम लोग क्या करते हैं, स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स में चेंज करते हैं, थर्मल न्यूट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं, फिर से ये यूरेनियम को रिएक्ट करने के लिए फिर से रेडी हो जाते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करेंगे कुछ नए टॉपिक, मतलब न्यूक्लियर चेन रिएक्शन के बारे में, और
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।